अगर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो वो मरीज 1 महीने में भी ठीक हो सकता है, नहीं देखभाल कर रहे हैं हो सकता है कि वो मरीज सालों में भी ना ठीक हो या ठीक ही ना हो। जो ट्रॉमा के पेशेंट हैं, चोट लगे हुए पेशेंट हैं या न्यूरो सर्जरी जिनकी हुई है, ऐसे पेशेंट या जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, जिनकी बार-बार ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का केयर कास्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पॉडकास्ट की कड़ी में आज का पॉडकास्ट हम एक ऐसे शख्स को लाए हैं जिन्होंने समाज में एक नई शुरुआत की। बीमारी कहने के लिए ये शब्द केवल 3 अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन इसकी व्यापकता बहुत ही बड़ी है। जब हम लाचार होते हैं, जब हम बिस्तर पकड़ते हैं, तब हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका परिवार, आपका दोस्त, आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, आपकी पत्नी, आपका पति आपके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन सामाजिक दायित्व आपकी आजीविका के लिए काम पर जाना और इसके साथ-साथ छोटी-छोटी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो आपके साथ हमेशा उनको रहने से रोक देती हैं। ऐसे में आपके साथ रहने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए तैयार होती है होम नर्सिंग केयर सर्विस, जिसकी शुरुआत की हमारे साथ हमारे आज के मेहमान डॉक्टर एस.एन. शर्मा सर ने। तो आइए इस पॉडकास्ट में सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। होम नर्सिंग सर्विस को शुरू करने का ख़्याल कैसे आया सर? एक्चुअली पिछले 20 सालों से लगातार मैं जो है इमरजेंसी और गंभीर पेशेंट को देख रहा हूँ आईसीयू में, इमरजेंसी कैजुअल्टी में। तो ऐसा कई बार ये महसूस होता था कि हम लोग तो अपने कठिन प्रयास से गंभीर बीमारियों को लगभग-लगभग ठीक करके भेजते हैं। लेकिन जब पेशेंट घर पे जाता है तो उस तरह का देखभाल नहीं हो पाता है घर पे। कारण ये है कि घर के जो लोग हैं वो उनकी एम्पैथी तो होती है पेशेंट से, लेकिन उतने वो स्किल्ड नहीं होते हैं मेडिकली, इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, साउंड नहीं होते हैं कि चीज़ों का देखभाल कर सकें। बहुत सारी चीज़ें मेडिकल में ऐसी हैं जिसके लिए बहुत ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में वो बहुत मेहनत करने के बावजूद जो परिजन होते थे, वो मरीज को उतना ठीक नहीं कर पाते थे। जब 1 हफ्ते बाद हम लोग बुलाते थे मरीज को देखने के लिए तो एहसास होता था कि सब कुछ करने के बाद कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। और परिजन भी परेशान होते थे कि हम सब अपना जितना भी व्यवसाय है, जो भी हम नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब छोड़ के लगातार इनकी देख-रेख कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कमियाँ रह जा रही हैं, समय पे दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कमियाँ रह जाती हैं। तो हम लोग तो बहुत उनको समझाने का प्रयास करते थे कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे देख-रेख करना है, दवाइयाँ कैसे समय पे देना है, खाना कैसे उनको समय पे देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भी अंदर ही अंदर ये समझते थे कि हाँ, ये उतना जितना हम इनको सिखा रहे हैं, जितना हम इनको काम करने के लिए उस मरीज के लिए कह रहे हैं, वो उतना कर नहीं पाएँगे। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस शुरू की जाए, जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाते हैं, वहाँ पर एक ट्रेंड, स्किल्ड और सर्टिफाइड नर्सिंग स्टाफ जो है, उन पेशेंट का देख-रेख करे, तब तक देख-रेख करे, जब तक वो पेशेंट अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता है, अपना देख-रेख खुद करने में सक्षम नहीं हो जाता है। सर, अभी आपने बात की कि घर पे देखभाल में जितनी आवश्यकता होती है उतना परिवार के जन नहीं कर सकते ड्यू टू बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज या फिर जानकारी नहीं है कैसे वाइटल्स बिल्कुल। लेनी है, कैसे क्या करनी है। तो जो आपका पहला पैमाना होता है सर, अपने स्टाफ को रखने का, अपनी नर्स को अपने टीम में जोड़ने का, तो वो आप किस बिहाफ पे करते हैं? क्या आपके पैमाने क्या हैं? मेजरमेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली जितने स्टाफ को हम लोग रिक्रूट करते हैं, पहले तो वो सर्टिफ़ाइड रहें। सबसे पहले जैसे या तो वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो या एएनएम हो, उनके पास डिग्री होनी चाहिए। दूसरा काम डिग्री होने के बाद पूरी उनकी प्रोसेस होती है भाई कितने दिन में उनकी डिग्री मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग होके उसके बाद ही डिग्री मिलती है। उसके बावजूद हम लोग कुछ हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं, उन हॉस्पिटल पे उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। ख़ासकर आईसीयू में और इमरजेंसी में उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। मिनिमम 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है और हम खुद वॉच करते हैं कि ये स्टाफ जो है आगे काम करने लायक है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग के पीरियड को हम लोग और बढ़ा देते हैं। जब हमें लगता है कि ये स्टाफ अब घर पे सेवा देने के लिए सक्षम है, जितनी घर की सेवा में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन स्किल की ज़रूरत होती है, जिन स्किल की ज़रूरत होती है, वो देने में सक्षम है वो घर पे,
तो ही हम उसको जो है होम नर्सिंग केयर पे, घर पे मरीज को देखने के लिए हम लोग भेजते हैं। देखिए सर, जैसे एक और इसमें टर्म आ जाता है कि अक्सर हम लोग कोट्स पढ़ते हैं या लाइन्स पढ़ते हैं कि पढ़ा लिखा होना एक अलग बात हो जाती है और व्यक्ति का भावनात्मक जुड़ाव एक अलग बिल्कुल। होता है। तो इसमें जो नर्स होती हैं, मरीज़ से उसका जुड़ाव, मरीज़ के परिजन से जुड़ाव, जो एक कॉन्टैक्ट बनाना होता है, इसके लिए कैसी ट्रेनिंग या कैसे आप लोग समझाते हैं कि क्या करना है? एक्चुअली जैसे पेशेंट के रिलेटिव का या खुद पेशेंट का कॉल आया कि मुझे इस सर्विस की ज़रूरत है, या हमने अप्रोच किया या पेशेंट साइड से अप्रोच हुआ कि हमें इस सर्विस की ज़रूरत है, तो हम लोग पेशेंट की पहले कंडीशन को रीड करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन क्या है और उस कंडीशन के हिसाब से हाँ, उनको नीड कैसे स्टाफ की है। जैसे फीमेल है तो हम लोग प्रायोरिटी रखते हैं कि हम लोग फीमेल स्टाफ भेजें, मेल है तो प्रायोरिटी रखते हैं कि मेल स्टाफ भेजें, और उनकी कंडीशन कैसी है उस हिसाब से इस स्टाफ की ट्रेनिंग है कि नहीं, वो भी ध्यान में रखा जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कैसा स्टाफ भेजना है, क्योंकि हमारे टीम में अभी फ़िलहाल के समय 25 से ज़्यादा स्टाफ हैं और उनकी डिग्री, उनकी ट्रेनिंग अलग-अलग है, उस हिसाब से हम उनका पे स्केल भी रखते हैं और वैसा केयर करने के लिए भी हम लोग उनसे उम्मीद लगाते हैं। तो जो पेशेंट की नीड होती है, पेशेंट की जो डिज़ीज़ होती है, पेशेंट को जो सपोर्ट लगा होता है, जैसे कोई पेशेंट ऑक्सीजन के सपोर्ट पे है, जैसे कोई पेशेंट फीडिंग जो है, जो नाक में नली पड़ती है, आरटी से वो फीड ले रहा है, या फिर किसी पेशेंट को पेशाब करने के लिए फोलिज पड़ा हुआ, फोलिज कैथेटर पड़ा हुआ, उसका केयर करना है, तो पहले हम उसकी पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, फिर कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टाफ वहाँ भेजा जाए। कंडीशन में सभी चीज़, पारिवारिक स्थिति, जैसे परिवार में अगर केवल केवल महिलाएं रह रही हैं, दिन के टाइम जो है वो पुरुष जो है बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे फीमेल स्टाफ रखा जाए ताकि लोग भी थोड़ा सा कंफर्टेबल कम्फर्ट हो रहें। जाए। बिल्कुल। अभी आपने सर पे स्केल की बात की और वैसे भी एक कहावत है कि जितना गुड़ पड़ेगा चीज़ उतनी मीठी होती है। बिल्कुल। तो अगर सर हम स्किल्ड के साथ जा रहे हैं, वेल ट्रेन्ड नर्स के साथ जा रहे हैं और अच्छे पे स्केल के साथ जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर आपको 24 घंटे दे रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉस्ट थोड़ी-सी हाई जाती है। बिल्कुल। ऐसे में सर आप सामने वाले को जिसको ज़रूरत है अगर वो कहता है कि आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, आप कैसे उसको संतुष्ट करते हैं? कैसे समझाते हैं कि नहीं सर, हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, उतनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे हम जो सर्विस देते हैं एक्चुअली समय के साथ हमने सीखा कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है पेशेंट की। अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है कि केवल सुबह और शाम केवल इंजेक्शन लगना है और कुछ उस समय ड्रेसिंग होनी है, मान लीजिए कोई घाव है उसकी ड्रेसिंग होनी है, तो हम अपनी सर्विस को कस्टमाइज़ रखते हैं कि केवल हम स्टाफ जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में जब उसकी ज़रूरत होगी तो हम स्टाफ भेजेंगे, वो अपना काम करके आएगा और फिर अपने दूसरी जगह अगर काम है तो वहाँ पे वो वहाँ काम पे करेगा, करेगा। या फिर वो हमारा हेडेक है कि हमें कैसे डील करना है। हुँ, तो ऐसे में उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बच जाता है, या फिर उसे केवल रात में ज़रूरत नहीं है, पेशेंट ठीक है, आराम से सो जाता है, देख-रेख करने वाले घर पे हैं, रात में लोग घर से काम करके जो बाहर जाते हैं, घर पे काम करने वाले आ जाते हैं, देख-रेख कर लेते हैं, तो केवल हम लोग दिन में सर्विस दे सकते हैं, केवल 12 घंटे या 8 घंटे, या फिर आपको 24 घंटे की ज़रूरत है तो 24 घंटे। तो ऐसे जो अगर हम कस्टमाइज़ रखेंगे पेशेंट की नीड, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को हम अगर कस्टमाइज़ करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो हो जाता है। ऐसा जाएगा। नहीं कि अगर हमसे आप डील कर रहे हैं तो आप केवल और केवल 24 घंटे ही स्टाफ रखिए, तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। हुँ, अगर ज़रूरत है तो आप 12 घंटे रखिए, ज़रूरत है तो 8 ही घंटे रखिए, या फिर केवल कॉल करके कुछ आपको सर्विस लेनी है, फोलिज चेंज करवाना है, या फिर कोई भी केयर से रिलेटेड काम करना है, तो आप कॉल करके केवल वो भी काम करा सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा कॉस्ट आपका नहीं आएगा, आपका कम से कम कॉस्ट में हो जाएगा। हमने एक शुरुआत की सर बीमारी शब्द से और बीमारियाँ तो आपके एक बुखार से लेकर के और कहाँ तक हैं। तो अगर मेनली 2-4 बीमारियाँ सर आपको बतानी हो कि जिसमें होम नर्सिंग केयर की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है या अगर परिजन नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे लेना चाहिए, तो आप किसको रिकमेंड करते हैं कि अगर इस बीमारी से आपके घर का कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो आपको यू शुड गो विद द होम नर्सिंग केयर? जैसे इसमें किसी भी पेशेंट, बीमार व्यक्ति को कब नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर परिवार के लोग पूरे टाइम मौजूद हैं पेशेंट के साथ और जो बेसिक केयर है पेशेंट से वो जान रहे हैं और हमारे संपर्क में रह रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नर्सिंग केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इतना तो ट्रेन कर देते हैं कि वो सब काम कर लें। लेकिन परेशानी ये है कि जो ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है उसके ऊपर बाकी दायित्व भी होते हैं। उन्हें उस जो बीमार व्यक्ति है उसके इलाज के खर्चे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल खर्चे तो होते नहीं, तो उन्हें पैसे भी कमाना है ताकि उन खर्चों को वो सँभाल सके।
और जैसे मान लीजिए कोई धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या फिर कोई नौकरी कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए बीमार है, उसको आप इंटरप्ट कर देंगे अपने काम को, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर से आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बाकी परिवार को सँभालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में बेहतर ये है कि कुछ अंश आप जो है खर्चा करके एक बेहतर आप अपने मरीज का देखभाल भी रख सकते हैं और अपना जो कार्य आप कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आगे भी आपकी परेशानियां न आई। अब बात रही कि किस किस बीमारी में जो है आपको नर्सिंग केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो हम लोग सर्विस देते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास होते हैं वो न्यूरो से संबंधित मरीज होते हैं, जैसे जिनकी क्रेनियोटमी हो जाए, दिमाग का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि ऐसे पेशेंटों को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और ठीक होने की प्रक्रिया में भी उनमें कितना देखभाल उनका किया जा रहा है, उस हिसाब से निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी ठीक हो रहा है। अगर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो वो मरीज 1 महीने में भी ठीक हो सकता है, नहीं देखभाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मरीज सालों में भी ना ठीक हो या ठीक ही ना हो। तो जो ट्रॉमा के पेशेंट हैं, चोट लगे हुए पेशेंट हैं या न्यूरो सर्जरी जिनकी हुई है, ऐसे पेशेंट या जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, जिनकी बार-बार ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई एज रिलेटेड डिजीज है जो लंबी चलेगी बीमारी, ऐसे में देखभाल का स्तर थोड़ा-सा उच्च होना चाहिए और अच्छी तरह से देखभाल करने की वजह से उनका जो बीमारी का समय है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में जो है हम लोगों ने देखा है ऐसे मरीज की जो हम लोग न्यूरो सर्जरी के बाद डिस्चार्ज करते हैं, घर पे जाते हैं पेशेंट, और कुछ दिनों बाद गलत स्थिति में आते हैं, खराब स्थिति में आते हैं और धीरे-धीरे और खराब होते जाते हैं। या फिर किसी मरीज का घाव है, वो घर पे घाव का देखभाल कर रहे हैं या फिर अगल-बगल किसी स्किल्ड स्टाफ को बुला के वो घाव का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जब रेगुलरली वो काम नहीं हो पाएगा, सिंक्रोनाइज तरीके से वो काम नहीं हो पाएगा, तो वो पूरी अच्छी तरह से ठीक नहीं होता और धीरे-धीरे वो घाव बहुत बढ़ जाता है और मरीज की अंतिम स्थिति तक ले जाता है। तो अच्छा देखभाल करना ज़ाहिर-सी बात है बीमारी की अवधि को काफ़ी कम कर देता है। तो जो खर्चा शुरू में लगता है कि हम कुछ खर्च कर रहे हैं, एक्चुअली वो खर्च आपका ओवरऑल कम होता है और आपकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और जो पेशेंट होता है वो आपके बीच स्वस्थ होके रहता है। हाँ, जैसे सर बड़े शहरों में तो ये बहुत पहले से आ रहा है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई में तो लोग कराते हैं। हमारे गोरखपुर में या गोरखपुर के आसपास के जो 7 जिले हैं जो हमारे मंडल के अधीन आते हैं, क्या यहाँ पे होम सर्विस जो नर्सिंग केयर की दी जा रही है, इसके लिए लोग आकर्षित हैं या डिमांड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंक्वायरीज आती हैं? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग लगभग 3 साल पहले जब होम नर्सिंग केयर शुरू किए थे, नर्सिंग केयर 24/7 के नाम से, तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। हम लोग लिमिटेड पेशेंट को देखते थे और उन पेशेंटों में इनकी नीड पड़ती थी, तो फिर हमने उसको शुरू किया। लेकिन जब हम डॉक्टरों से मिले, कई हॉस्पिटलों में हमने कंसल्ट किया लोगों से, और फिर जब हम आगे बढ़े इसमें तो हमें लगा कि हमारे पास जितने स्टाफ हैं, उससे ज़्यादा कहीं लोगों को नीड है और उतनी स्पीड से हम लोग स्टाफ जो है ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है। शुरू में हमें लगा कि 2-4 पेशेंट की हम लोग देख रेख करेंगे और धीरे धीरे हम लोग काम अपना बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो इतने सारे कॉल आने लगे कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम उसको डिलीवर कर पाए। इवन मुझे भी देख रेख करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे हम लोग जितना स्पीड से हो सकता था हमने स्टाफिंग अपनी बढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग बढ़ाई, और आज जो है शहर में हम कई जगह पे जो है अपना नर्सिंग केयर जो सर्विस है, होम नर्सिंग केयर सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी खुश हैं जब हम लोग देखते हैं कि वो पेशेंट जिनको देखकर डॉक्टर और घर के परिजन जो हैं वो हार मान चुके थे कि हाँ ये ठीक होंगे, वो जब हमारे सामने चल के आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और हमें अपने आप पे भी गर्व होता है कि हमने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, जिसके फलस्वरूप जो है ये मरीज आज हमारे सामने स्वस्थ मौजूद है। कोई एक ऐसा मरीज या कोई ऐसा केस है जो आपको याद आ रहा हो, अगर बताना चाहें आप, कि जो बहुत बुरे कंडीशन में आया या बहुत बुरे कंडीशन में हो गया था घर वालों की लापरवाही की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, और जिसको आपके स्टाफ ने या हमारी जो टीम है नर्सिंग केयर की, इन्होंने उसको फिर से एक नई लाइफ दी हो, अगर कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा हो? अब कोई एक केस बताना मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग 70 to 80% केस में ऐसा करिश्मा कर देते हैं कि मरीज ठीक हो जाता है। अगर हम लोग अभी करंट में मोर देन 20 जगह गोरखपुर शहर में जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं और हर जगह लोग सेटिस्फाइड हैं, कंटिन्यू हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर को मेंशन करना बहुत कठिन है क्योंकि हाँ, हम लोग तो डेली देख रहे हैं, डेली अपडेट ले रहे हैं
कि पेशेंट ठीक हो रहा है, जो पेशेंट उठने बैठने की स्थिति में नहीं था वो चल रहा है। डेली हम लोग एक्चुअली पूरी की पूरी जो है वो ग्रुप बने रहते हैं, हमारा सुपरवाइजर वो पूरा का पूरा देख रेख करता है, हमारे डॉक्टर की टीम जो है उससे अटैच रहती है, तो डेली का अपडेट रहती है कि डेली क्या इंप्रूवमेंट है। तो ऐसे पर्टिकुलरली एक केस को मेंशन करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हर केस बराबर है और लगभग हर जगह हम लोग सफल हुए हैं। बहुत क्रिटिकल जो कंडीशन में कि ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा है, अब उसमें अगर ये होता है कि भाई थोड़ा बहुत देखभाल करने के लिए अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज हम लोग हर जगह सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स के साथ हैं हम लोग। आप सर मेडिकल फील्ड से हैं, और मेडिकल के साथ साथ जितने भी आज के हमारे फील्ड हैं, वो मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, आपका ये हमारी एंकरिंग, हमारा न्यूज़ चैनल हो, सभी जगह तकनीक ने पूरी तरह से पैर पसार रखे हैं। अगर हम बात करें नर्सिंग की, और नर्सिंग से कनेक्ट करने के लिए इन परिजनों की, तो मुझे जानकारी नहीं है, क्या कोई ऐप, कोई मोबाइल, कोई ऐसा डिवाइस है जो इसमें हेल्प करता हो मरीज की देखभाल के लिए, निगरानी के लिए, कोई कोई भी तकनीक ऐसा हो तो बताएं। एक्चुअली हमारा जो काम है वो ज़्यादातर तो हम लोग ऑफलाइन ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल से हमने बात किया, सर के कई डॉक्टरों से बात किया, खासकर न्यूरो सर्जन, ऑर्थो सर्जन, जनरल सर्जन, फिजिशियन जो क्रिटिकल केयर देखते हैं, आईसीयू देखते हैं, तो उनके थ्रू जो है पेशेंट कहीं न कहीं से हमको कांटेक्ट कर लेते हैं और हम लोग सर्विस देते हैं, और हमारे जितनी स्टाफ है वो कहीं न कहीं बिजी है। लेकिन उसके बावजूद जो शहर में जिनको रिक्वायरमेंट है वो हमारे तक पहुँच सकें, उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा नर्सिंग केयर 24/7 करके हमारा इंस्टाग्राम का भी ऐप है, फेसबुक पे भी हम लोग मौजूद हैं, गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो हम आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो कई ऐसे सारे भी कॉल आते हैं जो गूगल के थ्रू हमारे पास कॉल आते हैं, और हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग पहले पेशेंट को जाके देखते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं, और फिर जितना जल्द हो सकता है हम लोग जो है उस हिसाब से स्टाफ उनको प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प करता है, और ये सभी चीज़ें मिला के एक पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसको बनाती है। केवल ऑफलाइन या केवल ऑनलाइन से नहीं होता है, हम लोग पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से यूज करते हैं, तभी वो पूरा होता है। तभी वो पूरा होता है। आपने सर अभी सोशल मीडिया और गूगल की बात की, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। सोशल मीडिया पे आपके पेज पर था कि जो पोस्ट होते हैं वो एल्डर केयर को लेकर के होते हैं, छोटे बच्चों, नवजात शिशु, या इस तरह से अगर कोई बच्चों को लेकर के भी आपकी सेवा का लाभ उठाना चाह रहा है, तो उसको कैसे प्रोवाइड किया किया जा सकता है, और ज़्यादा किसको ज़रूरत पड़, क्योंकि सर एक हमारे समाज में एक लड़ाई चलती है बात बात में, ओल्ड होम जो बूढ़े लोगों के लिए होता है, और एक अनाथालय बच्चों के लिए होता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में जब बीमारी आती है तो वहाँ पे आता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है इस पहल की। आप क्या अनुभव करते हैं? एक्चुअली हम लोग जो है अपना जो स्टाफ रखते हैं वो दो तरह का स्टाफ रखते हैं। एक स्टाफ वो होता है जो प्योर जो हमारा नर्सिंग केयर का काम करता है, पेशेंट की जो बीमारी से संबंधित जो देख रेख करना होता है वो करता है, जैसे जिसको हम लोग नर्सिंग स्टाफ बोलते हैं। और एक दूसरा हम लोग जो स्टाफ रखते हैं जो पर्सनल केयर के लिए होता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग काम है। जैसे जो नर्सिंग स्टाफ है वो पेशेंट के स्वास्थ्य का देखभाल करेगा, जैसे उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनकी पल्स कैसी चल रही है, उनका रेगुलर शुगर का मॉनिटरिंग करेगा, उनकी फीडिंग, चाहे वो मुंह से फीडिंग ले रहे हैं चाहे आरटी के थ्रू फीडिंग ले रहे हैं, उसको टाइम टाइम पे देना, अगर उनको फूलिज पड़ा है तो उसका देखभाल करना, अगर ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत है तो उसका देखभाल करना, या किसी मशीन के सपोर्ट पे है जैसे बाईपैप, एनआईवी, ये सब मशीन पे तो वो सब देखभाल करता है। वो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, और वो हमारी टीम के जो डॉक्टर हैं उनसे वो अटैच रहता है, वो अपडेट देता रहता है। एक दूसरे तरह का स्टाफ हमारे पास रहता है जो पर्सनल केयर के लिए होता है, जिसको हम केयर टेकर बोलते हैं या फिर हाइजीनिस्ट बोलते हैं। केयर टेकर का काम जैसे आपने बोला कि मतलब न्यूबॉर्न केयर, किसी घर में ऐसा है कि माँ बाप हैं और छोटा सा बच्चा है और माँ बाप को काम करना मजबूरी है और बच्चे की देखभाल करनी है, तो ऐसे में भी हम लोग स्टाफ प्रोवाइड करते हैं जो उनके घर पे बच्चे का देखभाल करती है, वो केयर टेकर के में आते हैं। या फिर किसी ऐसे पेशेंट को जो घर में अकेला है, इतना बीमार नहीं है लेकिन अपना काम स्वयं नहीं कर सकता, जैसे उठना बैठना, नहलाना और लेटरिन साफ करना, डायपर साफ करना, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है, तो वो केयर टेकर हमारा काम करता है। तो वो जैसे हमारे पास कॉल आती है, हम लोग पेशेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, और फिर हम लोग पेशेंट के जो रिलेटिव उनको एडवाइस करते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है, आपको नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है कि केयर टेकर की ज़रूरत, पर्सनल केयर की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से जाहिर सी बात है कि कॉस्ट में भी फ़र्क आता है।
एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जब आप इस नर्सिंग केयर सर्विस को शुरू किए, तो आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? और उन समस्याओं को पार करने के बाद आज के डेट में लगभग कितना एरिया आप कवर करते हैं, जहाँ तक हमारी सर्विसेज़ पहुँच रही हैं? बिल्कुल। एक्चुअली जब हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट किया तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो घर का एक माहौल होता है, हुँ, एक तरह से देखा जाए तो वो क्लोज़्ड माहौल होता है। हुँ, एक बाउंड्री है, उसके अंदर एक परिवार रह रहे हैं और उनकी परिवार की अपनी-अपनी वास्तविक स्थिति होती है, अपनी-अपनी प्राइवेसी होती है। तो उसमें भी किसी स्टाफ को हुँ, भेजने के बाद उस परिवार की प्राइवेसी भंग ना हो और जो स्टाफ है उससे तालमेल बना के काम कर सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, हम उसमें थोड़े से और ट्रेंड होते गए। हम लोग परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनसे लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं। हुँ, लगभग हर दिन हम उनसे बात करते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, परिवार के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्टाफ जो है वो रह रहा है, तो एक समझ लीजिए कि वो एक फॉरेन बॉडी है वहाँ पे, बाहर से गया हुआ बात व्यक्ति सही है, है तो कई व्यक्ति। बार लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टाफ के साथ कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो हम लोग बहुत रैपिडली उसको चेंज भी कर देते हैं और उस स्टाफ को ट्रेंड भी उस हिसाब से करते हैं कि भाई आपका परिवार का ये माहौल है, ये स्थिति है, इस परिवेश में आपको कैसे रहना है। तो वो एक वो चीज़ है। बाकी रही बात कवर करने की, तो मेनली तो हम लोग गोरखपुर से डील करते हैं, लेकिन हुँ, हमारा स्टाफ जो है अभी लखनऊ, दिल्ली, यहाँ आपके बिहार में कई जगह हैं, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, अगल-बगल के हम लोग लगभग 50-100 किलोमीटर बिल्कुल आराम से कवर करते हैं। और अगर आप पेशेंट के साथ कहीं बाहर शहर ले जाना चाह रहे हैं, हुँ। तो भी हम लोग उस हिसाब से अरेंज करते हैं। मतलब जो एम्बुलेंस जा रही है उसमें भी अपना एम्बुलेंस के स्टाफ साथ भी जाएगा? जाएँगे हुँ, और अगर वहाँ रहना चाह रहे हैं, जैसे मेरा कुछ स्टाफ जो है दिल्ली में पिछले 5-6 महीनों से था, एक हुँ, लोग महाराष्ट्र के थे, तो महाराष्ट्र में मेरा स्टाफ 2-3 महीनों से था। हुँ, तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, आपको नीड है, तो हम उस तरह से अरेंज करके देंगे, वो हुँ। हमारा प्रॉब्लम है कि हम कैसे अरेंज करके जी, देंगे। सर। हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम 2 प्रश्नों की तरफ हैं सर। एक सवाल अ, अगर कोई नया व्यक्ति आपके फ़ील्ड से या किसी दूसरे शहर से, महाराजगंज से, देवरिया से, इवन कहीं से भी होम नर्सिंग केयर शुरू करना चाहता है, आप उसे क्या सलाह देंगे, क्या राय देंगे और क्या सुझाव देंगे कि आप कैसे-कैसे करो या किन चीज़ों का ध्यान रख के करो ताकि आप फ़ेल ना हो? बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हैं, हुँ, पेशेंट की देखभाल से संबंधित, तो सबसे पहला तो आपके अंदर जो है एम्पैथी होनी चाहिए, पेशेंट से आपका जुड़ाव होना चाहिए, तभी आप उसका अच्छा से देखभाल कर पाएँगे। अगर आप एज़ अ बिज़नेस केवल आप शुरू करना चाहते हैं, तो मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं, कई बार हम लोग जब काम करते हैं, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमने पेशेंट का 1-2 महीने देख-रेख किया और हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम पूरे के पूरे लॉस में गए। हुँ, क्योंकि जितना हम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए कि हम मेडिकल कॉलेज के पास से सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं गोरखपुर में, और हुँ, हमारे पास कॉल आई 20 किलोमीटर दूर से, और पेशेंट उतने सक्षम नहीं है, तो हम लोग कम से कम में उसका देखभाल भी करते हैं, प्लस आने-जाने का खर्चा, स्टाफ के खाने का खर्चा, वो भी मैनेज करते हैं। तो महीने के अंत में कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। हुँ, लेकिन क्योंकि पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को ठीक करने की हमारी जिद है, तो हम लोग उसके लिए करते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि अगर आप केयर करने में, मरीज के केयर करने में आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, तभी इसको शुरू करें, तो ही आपको लाभ भी मिलेगा और आपको मन को संतुष्टि भी मिलेगी। और चलते-चलते आखिरी सवाल सर, वो मैं अपने हर पॉडकास्ट में अपने हर मेहमान से पूछता हूँ। बहुत व्यस्त लाइफ़स्टाइल होता है आप डॉक्टर्स का, खाली टाइम में सर वैसे मैं सोशल मीडिया पे सर को अक्सर देश के विभिन्न जगहों पे घूमते हुए देखता हूँ। फिर भी खाली टाइम में सर क्या करना चाहते हैं? क्या पसंद करते हैं करना? मुझे लगता है कि हम एज़ अ डॉक्टर बहुत हमेशा बहुत तनाव में रहते हैं। पेशेंट जब आता है तो अपनी परेशानियाँ हमें जब बताता है, तो पेशेंट और पेशेंट के परिजन को ये उम्मीद होती है कि ये जो सामने बैठा व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, ये हमारी सभी परेशानियों को सॉल्व करेगा, और पूरी की पूरी परेशानियाँ एक तरह से वो ट्रांसफ़र कर देता है आपको। और उसके बाद वो ये उम्मीद लगाता है कि अब जो भी प्रॉब्लम है, ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग 100% टाइम उसकी इस उम्मीद पे खरे उतरना होता है हम लोग को। हुँ, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, या 1% का भी चांस नहीं है कि हम उसकी उम्मीद पे खरा न ना उतरे। उतरें।
हर बार हमें 100% खरा उतरना पड़ेगा। तो जितने भी दिन हम लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो मुझे जब भी कभी समय मिलता है तो मैं थोड़ा-सा जहाँ सुकून मिले, जहाँ थोड़ी शांति हो, शहर से भीड़-भाड़ समय बिताना पसंद करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। मैं आपको 2 बार थैंक यू करना चाहूँगा। पहली बात तो एक ऐसी सामाजिक और मानवीय पहल के लिए हमारे समाज में, और दूसरा हमारे इस पॉडकास्ट में आकर के छोटी-मोटी जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। और आप थे हमारे साथ डॉक्टर एसएन शर्मा सर। इसी तरह से फिर किसी नए टॉपिक पे, किसी नए बिंदु पर हम आपके साथ इस पॉडकास्ट में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।